इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान के दो अहम तरीन मसाइल जिनके ऊपर इस वक्त हुकूमत जो है वो करीब सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बढ़ के जो दो चैलेंजेस हैं वो है दहशतगर्दी और उसका विद स्पेशल रेफरेंस टू बलोचिस्तान, और पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट और आर्मी के दरमियान जो है वो एक ऐसी हम आहंगी होना जिसकी इस मुल्क को शायद 6-7 दिहाइयों में आज से ज़्यादा कभी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना थी जितनी आज है। इन दोनों इश्यूज़ पे टेररिज्म, बलोचिस्तान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात, और हम जानते हैं कि अब आर्मी की क़यादत चेंज होने वाली है। कियानी साहब ने बहुत ज़बरदस्त वक्त गुजारा, डेमोक्रेसी के लिए उनकी खिदमत जो है वो बहुत से लोगों के नज़दीक खराज तहसीन के लायक है। इस पर बात करेंगे, बलूचिस्तान की ऑपरेशन पर बात करेंगे, और हमारे जो अभी जो पैनल है उसका मैं आपको तारुफ करा दूँ। हारून रशीद साहब हैं, अकराम सहगल है, मज़हर अब्बास साहब है। ये तीनों एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम के इस हिस्से के अंदर। अगर मैं बात का आगाज़ करूँ मज़हर अब्बास साहब आपसे। मज़हर साहब, आज जब हम बात करते हैं, एक ट्रांजिशन हो चुकी है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ चुकी है, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट कि क्यों ये तासुर उभर के आ रहा है, और क्या आप समझते हैं कि सिर्फ मीडिया का तासुर है कि पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट और आर्मी जो है उसमें कन्फ्यूजन पाई जाती है तालिबान को लेकर, बलूचिस्तान में ऑपरेशंस के हवाले से, तालिबान के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से, इंडिया को लेकर, ये मीडिया की हद तक है, या आप समझते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में कस्टोडियन है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दिहाइयों से, तो अभी तक उनकी वो ड्राइविंग सीट छीन नहीं सके मियां नवाज शरीफ साहब? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, कोशिश तो ज़रूर होगी और होनी भी चाहिए कि पॉलिटिकल पावर जो है वो इस्टेब्लिश हो। मेरा ख्याल है 2008 के बाद इस परसेप्शन में तब्दीली आई है। ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पे ऐसा ही है, मुकम्मल तौर पे पॉलिटिकल पावर रिस्टोर हो गई है, लेकिन ये कि ख़ासी हद तक ये तब्दीली आई है। आर्मी ने अपने रवैये में ये तब्दीली की है। 2008 का जो इलेक्शंस हुआ है उसमें जो रोल रहा है वो भी 1970 के इलेक्शन के बाद पहली मरतबा 2008 में ये तब्दीली आई कि आर्मी ने बिल्कुल इस तरह अपने आप को न्यूट्रल रखा इलेक्शंस में। और क्योंकि उसके बाद एलिगेशन आई रिगिंग वगैरह की, लेकिन वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के हवाले से आई, इस मरतबा दूसरों के हवाले से आई। जो दूसरा रोल था इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का इससे पहले 88 इलेक्शंस ऑनवर्ड्स, वो उस तरह की एलिगेशंस इस मरतबा नहीं आई। ये एलिगेशन नहीं आई कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कोई इत्तेहाद बना दिया हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक जगह रख दिया हो। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि टोटली चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो गई हैं, ऐसा नहीं है। अब भी प्रॉब्लम्स हैं, आगे चल के भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन एक ट्रांजिशन नज़र आ रही है। और ये ट्रांजिशन उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स ने ये फ़ैसला ना कर लिया हो कि भाई अब इस जमहूरियत की पटरी को चलने देना चाहिए। इसके ख़िलाफ़ देखें, कोई तहरीक पिछले 5 साल में कोई बड़ी मूवमेंट नज़र नहीं आई। जो हम पहले देखते थे IGI की शक्ल में या COP की शक्ल में आती थी, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को पीछे किया है, पीछे किया और अलाउ किया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जहाँ दुश्वारी होती है वो अपना इनपुट देते हैं। ठीक है। जैसे ये मसला है, वॉर ऑन टेरर का मसला है, मुज़ाकरात का मसला है, इसमें आर्मी की इनपुट आएगी भी, और जहां हो सकेगा वो असर्ट भी करेंगे अपने आप को और मनवाने की भी कोशिश करेंगे। राइट। बड़ा आपका वेल बैलेंस एनालिसिस आ गया सारी चीज़ों को देखते हुए। किस हद तक अकराम सहगल साहब, आप तो डिफेंस के तजिया निगार हैं हमारे, और चीज़ों को देखते हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसी तरह चीज़ें चल रही हैं कि आर्मी ऑब्वियसली अब रूम दे रही है सिविलियन गवर्नमेंट को, और वो ऑपरेशंस करने में, फॉरेन पॉलिसी बनाने में, इंडिया से ताल्लुकात रखने में उसी तरह आज़ाद हैं जिस तरह के ये आज़ाद हो रहे हैं, जिस तरह के होना चाहिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को। इकराम साहब, सिक्योरिटी इश्यूज में किसी भी दुनिया में, जितनी भी डेमोक्रेटिक दुनिया हो, और वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, UK हो, यूरोप हो, वहाँ पर आर्म फोर्सेस की इनपुट सिक्योरिटी इश्यूज में होती है। नाउ सिविलियन गवर्नमेंट की होती है कि वो स्टेक होल्डर्स को देखे, उसको जांच करे और वो उसको अपनाए या ना अपनाए। द अल्टीमेट डिसीजन इज ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट। नाउ इसमें कोई वो नहीं है। देखिए, आई थिंक आप अगर देखें, अभी यही सोच लें कि नेशनल असेंबली में 2 दफ़ा रेजोल्यूशन पास किया है कि LOC पे जो इंडियन की फायरिंग थी जिससे हमारे काफ़ी लोग शहीद हुए हैं, उस पर आर्मी का तो कोई रोल नहीं था कि आर्मी ने आके नेशनल असेंबली को बोला कि जी आप रेजोल्यूशन पास कर लें। तो देखिए, ये डेफिनेटली सिविलियन गवर्नमेंट अपना वो कर रही है। ये गवर्नमेंट जो है, मैं बड़े इनफैक्ट मुझे हैरानगी हुई है, दे मूव वेरी फास्ट
इन सम एरियाज, और स्पेशली मैं समझता हूँ कि मामले में टेररिज्म में आप देखें कि नेक्टा को एक्टिवेट कर रहे हैं इन लोग, काउंटर टेररिज्म फोर्स एक जो मैं बोल बोल के थक गया था 20 साल से, वो फाइनली आप देखें, खैर उसका नाम उन्होंने काउंटर टेररिज्म रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स रखा है, लेकिन वो भी बना रहे हैं। तो आई थिंक एक बोलते हैं राह अमल एक हो गया है, और आई थिंक दैट इज़ द बेसिस ऑफ अ सिविलियन मिलिट्री cooperation towards total participation of all the stakeholders in the governance of a country. ठीक है, अगर तो on national security issues हमारे जो armed forces है इनने दिखा दिया है करके कि they without meddling, without interference in the last 2 elections and without any significant leaning towards anybody, despite the fact that people kept on saying oh ji ISI Imran Khan को support कर रही है, which was all hogwash and nonsense. But point is कि ये दिखा दिया है कि जी there is a genuine feeling within the armed forces that the civilian government must exercise its authority and must rule as it is supposed to rule. हारून रशीद साहब, अगर ये सारी बातें दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए, मदर साहब ने फरमाई हैं और अकराम सहगल साहब ने, तो फिर अभी कल जो है वो मेरे शो में राना सनाउल्लाह साहब आए हुए थे, वजीर कानून, उन्होंने फरमाया कि बेसिकली इत्तफाक राय नहीं है हुकूमत और आर्मी के दरमियान, या उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया कन्फ्यूजन पाई जा रही है वॉर ऑन टेरर को लेके, दहशतगर्दी के मामलात को लेके, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेके। तो फिर पंजाब के इतने अहम वजीर जो है वो ये क्यों कन्फ्यूजन इंडिकेट करें अगर सारी बातें इतनी स्मूथ हैं और जो इकराम सहगल साहब नजर बासा फरमा रहे हैं? अभी आपको याद होगा चंद दिन पहले राना साहब ने एक बयान दिया था MQM के बारे में। राना साहब एक तो मामलात को समझते नहीं हैं बाज़ को, और इज़हार ख्याल किए बगैर रह नहीं सकते, और अल्फाज के इंतखाब में मोहतात नहीं है। उन्हें जो एहतियात करनी चाहिए वो नहीं करते। उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि लफ्ज़ों के बाज़ों का इम्पेक्ट कितना गहरा होता है। उन्हें मालूम ही नहीं है क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या बात हो रही है। कहना वो यही चाहते थे कि बेहतरी आ रही है, लेकिन वो ठीक तरीके से उसको पुट नहीं कर सके। आपको याद है कि पीपल्स पार्टी के दौर में बाज़ चीज़ों पे बड़ा सख्त इख्तलाफ हुआ था। मेमो गेट पे हुआ था। एक दफ़ा जरदारी साहब ने कहा था कि ये टेन्योर पोस्ट नहीं है। आपको याद है कि किस तरफ उन्होंने इशारा किया था? जी, राइट। चीफ उस पर खामोश रहे थे। एक दफ़ा वज़ीर आज़म ने कहा कि आईन और कानून के खिलाफ वर्जी किया। जब मेमो गेट पे उन्होंने बयान दिया सुप्रीम कोर्ट पे, तो उस पर चीफ ने कहा कि आप अपने अल्फाज वापस लें या आप साबित करें ये बात, और अपने अल्फाज उन्होंने वापस लिए थे। देखिए, इसके बाद इलेक्शन के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने इनिशिएटिव पे गए वज़ीर आज़म के पास। अभी वो वज़ीर आज़म बने नहीं थे, उन्हें ब्रीफ किया, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ब्रीफ किया, और फासला कम हो रहा है और मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है। और उसी का नतीजा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जिसमें पहले आर्मी के लोग फुल मेंबर्स नहीं होते थे। उनकी हैसियत, इस अदारे की हैसियत भी मशावरती थी, उनकी हैसियत भी महज मशवरा देने वालों की थी। अब वज़ीर आज़म की क़यादत में, ये बड़ी अहम बात है, वज़ीर आज़म की क़यादत में कमेटी बनी है जो इन सब चीज़ों को देखेगी। तो कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है, कन्फ्यूजन मौजूद नहीं रह गया। इख्तलाफ तो जिंदा इंसानों में अगर इख्तलाफ नहीं होगा तो क्या होगा? ये तो बड़ी आमकाना बात है कि नुक्ता नज़र में कोई इख्तलाफ ही ना पाया जाए। देखना ये होता है कि चीज़ें कायदे करीने के मुताबिक चल रही हैं या नहीं। कायदा ये है कि सिविलियन लीडरशिप को फैसला करने का इख्तियार है, उसे ओनरशिप लेनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के दौर में जब ये कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कोई नहीं है, फौज की तरफ से पॉइंट आउट किया गया आप ओनरशिप लें, तो कहा गया आप लिख के भेज दें, हम उस पर दस्तखत कर देंगे। ये क्या अमकाना बात है? इस तरह मुल्क थोड़ी चलते हैं। जनरल कैनी ने साबित किया है कि वो ये चाहते हैं कि सिविलियन हुकूमत कंट्रोल संभाले। ग्रेजुअली उन्होंने लोग फौजी कम किए हैं सरकारी अदारों में, जो कुछ उनके बस में था उन्होंने किया। अब भी उन्होंने ये किया है कि ब्रीफ किया और फैसला वज़ीर आज़म पे छोड़ दिया। वज़ीर आज़म ने फैसला किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाने का, और इत्तफाक राय से होंगे मुज़ाकरात। जनरल क्यानी की कॉन्सेंट इसमें पूरी तरह शामिल है मुज़ाकरात में, और मुज़ाकरात दिखावे के लिए नहीं होंगे, मुज़ाकरात पूरे खुलूस के साथ होंगे। जो लोग दस्तूर की हुदूद में होंगे, मुकर्रा उसका वक्त मुकर्रर किया जाएगा और उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो अपनी पोजीशन वाज़े करें। जो रियायत उन्हें दी जा सकती है वो दे दी जाएगी दस्तूर के अंदर, कानून की हुदूद के अंदर। और जो लोग मान लेंगे बात मुज़ाकरात से, ठीक है। अगर नहीं मानते, कुछ लोग नहीं मानते, या फ़र्ज़ कीजिए सभी नहीं मानते, तो कार्रवाई होगी उसी तरह होगी जिस तरह श्रीलंका में आखिरी 3-4 महीनों में होगी, पूरी कुव्वत से होगी। और
इत्तफाक राय से होगी, फैसले इत्तफाक राय से होंगे। अमेरिका में क्या होता है, इसी तरह की वहाँ सिक्योरिटी लेकिन हारून साहब एक बात बताइए कि जो मौजूदा टेंशन है, जितनी बॉर्डर के ऊपर एक कैप्टन भी शहीद हो चुके हैं और झड़पें हो रही हैं, उसके बाद जो है वो आपके ख्याल में कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होगा आर्मी का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऊपर कि इंडिया के साथ अगर सितंबर में भी जाएं तो इतना सॉफ्ट हैंड ना रखें मुलाकात में? या आप समझते हैं कि नहीं, आर्मी एलओसी की मौजूदा क्लैश से या टेंशन या हार्ड जो हुआ है बॉर्डर पे उससे डिटैच किया हुआ उसने अपने आप को, और वो कह रही प्राइम मिनिस्टर जो चाहे फैसला करें इंडिया से लेके आगे तक वो नहीं डिटैच क्यों करेंगे? डिटैच क्यों करेंगे? वो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करेंगे, ये उनकी ड्यूटी भी है और प्राइम मिनिस्टर का हक भी है कि उन्हें बुलाएं और उनसे पूछें, उनकी राय लें। लेकिन आप देख नहीं रहे कि दोनों का नुक्ता नज़र एक है, रवैया एक है, सिर्फ नुक्ता नज़र नहीं रवैया एक है। दोनों तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं सोच समझ के और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन ये कि वो प्रेशर क्यों डालेंगे? जब वज़ीर आज़म उनकी बात सुन रहा है तो प्रेशर किस लिए डालेंगे? या तो वो ना सुन रहा हो। राइट, हारून साहब ये आपका पॉइंट आ गया। मदर साहब, ये आप एग्री करते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ एलओसी, मतलब एलओसी को देखते हुए भी आर्मी का कोई प्रेशर नहीं होगा है पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इंडिया को लेकर, लेट सपोज? देखिए, ओवरऑल जो अभी हारून साहब कह रहे थे और बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ओवरऑल आप इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट डिटैच नहीं होती है दुनिया में। खासतौर पे 9/11 के बाद अमेरिकन पोजीशन आप देखें कि वहाँ जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी तरीके से हावी है पॉलिटिकल लीडरशिप पर और पूरी तरीके से वो डिक्टेट करते हैं। इंडिया के हवाले से हमारी पोजीशंस जो है वो पिछले चंद सालों में तब्दील हुई है, चेंज हुई है और हमारा रवैया बहुत बेहतर हुआ है। हमारा जो ओवरऑल पोजीशन है वो दुनिया में ज़्यादा स्ट्रांगली हम उभर कर आए हैं। इंडिया अगर मुज़ाकरात से भागेगा तो वर्ल्ड प्रेशर इंडिया पर आएगा कि आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें, और अब भी यही बात हो रही है। तो हमने जो तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है और उसमें ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, इंडिया के मुताल्लिक़ जब आप बातचीत करेंगे या जो भी फैसला करेंगे, ये नहीं हो सकता कि सिर्फ सिविलियन लीडरशिप करे। ये पॉसिबल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, क्योंकि कंसर्न से होगा। अगर मुज़ाकरा, अगर बातचीत तय होगी सितंबर में मनमोहन सिंह के साथ, तो नवाज शरीफ आर्मी चीफ, ना सिर्फ आर्मी चीफ से बल्कि इंटेलिजेंस चीफ से ब्रीफिंग लेके जाएंगे और आर्मी अपनी पोजीशन बताएगी इस चीज़ में कि आपने मुज़ाकरात में किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक आपको जाना चाहिए। वो एडवाइजरी उसमें वो करेंगे। लेकिन आप पॉलिटिकल लीडरशिप, नवाज शरीफ ने पहले जो रोल है आर्मी का जो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं प्रो डेमोक्रेसी के लिए, ये लीडरशिप के चेंज होने भी आपके ख्याल में ये रहेगा, या आपको लगता है कि लीडरशिप चेंज होगी तो इस तरह मुशर्रफ साहब ने बड़ा उनका मुबैना तौर पे एक सेंटेंस है, डायलॉग है नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने कहा था मुझे आप वो वाला जर्नल ना समझे, इसको आपने सैक कर दिया था, आई एम डिफरेंट। ये भी तो हो सकता है ना, लीडरशिप चेंज होगी। देखिए, एक आध ऐसी पोजीशन है जहां पॉलिटिकल लीडरशिप और इस्टेब्लिशमेंट में सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो बलूचिस्तान का मसला है। बलूचिस्तान के मसले पे बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और बलूचिस्तान के मसले पे अगर डिफरेंस ओपिनियन नहीं हो रहा होता तो आज भी पिछले एक माह में सिर्फ कराची के अंदर बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस की 20 लाशें मिली हैं। मतलब ये जो चीज़ है, ये इस पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बलूचिस्तान की लीडरशिप, चाहे पॉलिटिकल जो रूलिंग लीडरशिप है, वो भी ये समझ रही है कि अब भी बात उस तरीके से चीजें बेहतर नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए। इस पे मैं आता हूं डॉक्टर मालिक साहब, अगले प्रोग्राम के अगले हिस्से में ना मैं बलूचिस्तान पे आपसे बात करूंगा। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उस तरफ लेकर जिस तरह मैं ले जाना चाह रहा था प्रोग्राम को। लेकिन हारून रशीद साहब, कियानी साहब के जाने के बाद कियानी साहब ही की पॉलिसीज चलेंगी आर्मी में, या आपको लगता है कि आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप देखते हैं चीजों को बड़ा डीपली आर्मी के हवाले से भी, कि जो नया जनरल आता है वो अपना ही एक नया स्टैंड खड़ा कर सकता है, करना चाहे, या और जो मूड चल रहा है आर्मी को उस पर चलेंगे पिछले 6 साल से? देखिए, एक बात तो यह है कि जनरल कियानी एक एक्सेप्शन थे। ऐसा आदमी रोज़ रोज़ नहीं आता। इतना सब्र, इतनी मामला फहमी, इतनी हिकमत हर आदमी में नहीं होती है। वो एक थिंकिंग जनरल थे। जब वो चले जाएंगे फिर उनकी रेटिंग होगी। जब किसी आदमी का अहद ख़त्म हो जाता है फिर उस पर हुक्म लगाया जाता है कि ये कैसा आदमी था। अभी कौम को अंदाज़ा नहीं है कि वो किस मर्तबे के आदमी हैं। इसी तरह वो खैर खैरियत से चले जाएँ, अपने घर पहुँच जाएँ। वो एक सिर्फ आदमी की मिसाल है, मगर उसे कोई जंग नहीं दरपेश हुई थी जनरल काकड़ की। वो घर जाएंगे, खामोशी से बैठेंगे, और उन्होंने बेपनाह में बहुत सी चीज़ों का गवाह उनके जाने के बाद लिख दूंगा।
उन्होंने बेपनाह सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया है, लेकिन उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया है। और खुशी की बात यह है कि वज़ीर आज़म के रवैये में बड़ी सेहतमंद तब्दीली है। वो किसी को अब अपना हरीफ नहीं समझ रहे, अब वो फौज को अपना हरीफ नहीं समझ रहे, कम्युनिकेट कर रहे हैं। चौधरी निसार इसमें बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, मुसलसल बात हो रही है। मसलन मुझसे कुछ लोग मिलने के लिए आए, मशवरा करने के लिए, बड़ी सादा बात है। अगर आप मेरिट पे फैसला करेंगे, पसंद नापसंद कोई चीज़ नहीं होती। इतने अहम मनसब के लिए जो भी आदमी आर्मी चीफ बनेगा वो बहुत ताकतवर होगा। अगर वो खुदा न खास्ता कोई ऐसा आदमी हो जैसे कि माजी में रहे हैं, तो वो शरारत तो कर ही सकता है ना कुछ शरारत कर सकता है। तो अगर आप मेरिट पे फैसला करेंगे तो जो रास्ता जनरल कैनी ने मुतय्यन कर दिया है उसी पे इंशाअल्लाह चलेंगे। हुकूमत भी इस दफ़ा बहुत एहतियात कर रही है और फ़ौज भी एहतियात कर रही है। आपको याद है जनरल कैनी ने ज़ाती तौर पर मुझसे कहा था कि इस सब्र का क्या फ़ायदा है। मैंने कहा इस सब्र का फ़ायदा यह है कि जब आप चले जाएंगे तो तारीख़ आपको खराज तहसीन पेश करेगी। सब्र वो दरख्त है जिस पे हमेशा फल लगता है। ये जनरल कैनी ने आपसे कहा? वाह, बड़ा। ये तो मैंने कहा था उनसे। अच्छा, आपने उनसे कहा? मैंने उनसे कहा था। पूछा सब्र का क्या फायदा, आपने डिस्कशन थी ना। ठीक ठीक। मैंने उन्होंने कहा मैंने सब्र किया। आप जानते हैं मैंने सब्र किया। जब कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही थी, मैं मौजू से नहीं हटना चाहता। उन्होंने कहा आपसे ज्यादा कौन जानता कि हमने सब्र किया, हमने कोई मदर साहब आपने कुछ ऐड करना है? इकराम साहब से फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। मदर साहब आप मुस्कुराए थे, आपने कुछ ऐड करना है? देखिए कामरान, सिर्फ एक चीज़, पाकिस्तान में जो ISI का पॉलिटिकल रोल रहा है वो दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पॉलिटिकल रोल दोबारा जिंदा होगा, आप दरख्वास्त कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं? जाएंगे दरख्वास्त कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं? नहीं, मैं डिमांड कर रहा हूँ, दरख्वास्त किससे करूंगा मैं? पाकिस्तान में देखें पॉलिटिकल ISI के पॉलिटिकल रोल में पाकिस्तान में सियासी जमातों को, सियासत को भी नुकसान पहुंचाया है और फौज को भी नुकसान पहुंचाया है। और अगर ये रोल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान में क्लीन पॉलिटिक्स होगी। बलूचिस्तान के इशू में बात करेंगे, अहम तरीन इशू है। इसका ताल्लुक भी डायरेक्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट की विजन और वहाँ पे होने वाले जो वाक़यात हैं, मिसिंग पर्सन से लेकर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह वावेला मचा रही है वो, और जो वहाँ की पार्टीज़ हैं, ख्वाह वो कौमी पार्टीज़ कहलाएं अपने आप को या सेपरेटिस्ट पार्टीज़ कहलाएं, उनके मौके पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम। बात चली थी सिक्योरिटी मामला से बलूचिस्तान तक पहुंची। हमें ज्वाइन किए शाहजैन बुख्ती साहब, नवाब शाहजैन बुख्ती। आप ऑब्वियसली सदर हैं जमीयत वतन पार्टी के। बहुत बहुत वेलकम जनाब। अच्छा शाहजैन साहब, अब तो आपके मसले हल हो जाने चाहिए, क्योंकि देखें नाम मुशर्रफ साहब की हुकूमत है वहाँ पे, जिन्होंने आप बुख्ती साहब का जो वाक़या हुआ, इतना अलमनाक ट्रेजेडी हुई पाकिस्तान के साथ, ना वहाँ पर जरदारी साहब की हुकूमत है जिन्होंने बकौल आप कुछ भी नहीं किया 5 साल में पैकेज दे के भी। अब तो वहाँ पे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है जिनको आपके वालिद तलाल बुख्ती साहब वो भी ऑनर करते हैं। अपना मेंगल साहब जो है, बड़े मेंगल साहब, छोटे मेंगल साहब, सारे उनको ऑनर करते हैं। और उन्होंने जो है वो किया ये कि उन्होंने अपना सेक्रीफाइस करके वहाँ की नेशनल पार्टी जो है उसको हुकूमत दे दी। तो अब तो आपके मसले जो है वो वहाँ पे हल होने चाहिए ना। अब आपका क्या शिकवा है? देखें, आप जानते हैं बलूचिस्तान का मसला किसी से ढका छुपा नहीं है। बलूचिस्तान में सबसे पहले तो वफाक को बलूचिस्तान के दरमियान एतमाद साजी होनी चाहिए। जब आप एतमाद साजी करेंगे तो उसके बाद आगे मसला बढ़ सकता है। जैसे कि आपको लास्ट गवर्नमेंट में याद हो, ये अक्सर कहते थे हम राब्ते में और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम कभी को गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस थी, उसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर और उनकी कैबिनेट होती थी। मगर ठीक है, पॉलिटिकली इलेक्टेड थे, मगर ट्राइबली उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं था। बलूचिस्तान आप जानते हैं कबायली माशरा है। तो स्टार्ट ये डेरा बुख्ती से हुआ। आप डेरा बुख्ती से नवाब अकबर बुख्ती के पोते बेटे इनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे। आप कहते हैं हम असेंबली से बात करेंगे, वो मसले का हल नहीं है। सबसे पहले जब एतमाद बहाल किया जाए, जिसमें हमने 8 पॉइंट्स रखे थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी दिए थे, दूसरी पार्टीज़ पॉलिटिकल हों चाहे मजहबी जमातें हों, उनके सरबराहान से डिस्कस भी हुई, ये मीडिया में भी बात चली। शाहजहां साहब, अगर आप इलेक्शन में जाते हैं और इलेक्शन में आपको जो सीट्स मिलेंगी या जो परफॉर्मेंस होगी उसकी बेस पे आपको ऑन बोर्ड लेंगे, आपको लगता है कि क्योंकि आपके वालिद साहब जो है वो CM भी रहे और आपको उनका एक सियासी तौर पे एक इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, तो इस बेस पे आपको ऑन बोर्ड लिया जाए? मतलब एग्जैक्ट डिमांड क्या आपकी? वो ट्राइबल एरिया है, इलाका हमारा अपना है, तो हमारे ऑन बोर्ड के बगैर तो आप अगर पॉलिटिकल लोगों को सिर्फ लेंगे, जब तक जिनका जर नवाब अकबर बुख्ती शहीद हुए, डेरा बुख्ती सारा मिसमार कर दिया, 2 लाख लोग वहाँ से जाने को मजबूर हो गए,
जब तक उन लोगों को आप मुतमईन नहीं करेंगे, आप बोले मैंने वज़ीर आला को मुतमईन किया, वो तो मसले का हल नहीं ये वज़ीर आला जो अभी आए हैं, जो कि आप बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्टेडली, और नवाज शरीफ साहब का एतमाद, उन पे आपको एतमाद नहीं है? नहीं, हमें एतमाद है। मतलब उसमें तो इनकी कोलिशन गवर्नमेंट है ना जी। मतलब वज़ीर आला साहब ये कहते हैं कि ठीक है मैं भी एक हद तक कुछ कर सकता हूँ और बाकी मियाँ नवाज शरीफ करेंगे, क्योंकि ही इज़ द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। अब आप देखें ना, हमारे 8 डिमांड्स थे हालात बेहतर करने के लिए, जिसमें से एक जैसे डेरा बुगटी नोगो एरिया था, उसका ख़ात्मा हो गया, जो 8 साल से कोई नहीं जा सकता था। उसके अलावा थोड़ी रवैये में बेहतरी आई है। आपको फौज की प्रेजेंस पे भी एतराज़ है वहाँ पे कंटोनमेंट पे या नहीं है? देखें, इन 3 कंटोनमेंट्स जो मुशर्रफ दौरे हुकूमत में नए बने थे, इसके माजी में ऐलानात खुद आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने किए थे कि एक भी नहीं 2 से 3 मरतबा कि हमने ये कैंसिल कर दिए हैं। एक बड़े ओहदे पे फायज़, एक आर्मी चीफ की एक बहुत बड़ी हैसियत होती है। इसके साथ तब साबका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी कहा कि हमने ख़त्म कर दिए हैं, तो यकीनन वो ख़त्म होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए। इसके साथ साथ देखें, आर्मी की प्रेजेंस पे किसी को एतराज नहीं है। यानी ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि खत्म होने चाहिए, ये तो खत्म होने चाहिए। वफाक ये समझती है कि वहाँ पे जो इतने इंटरनल मसाइल चल रहे हैं और फॉरेन इन्वॉल्वमेंट भी है बाहर के मुल्कों की भी, वहाँ पे तो फौज के बगैर चारा कार। देखें, डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी में फॉरेन एलिमेंट आपको कहाँ मिला? आपने वहाँ आर्म्स, पैसे हर जगह ही मिला है वहाँ पे। डेरा बुगटी में आप मुझे एक साबित कर दें कि आप बोलें कि जी ये भारत का असला है, ये फलाने मुल्क का असला है। इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होता, ऑन ग्राउंड आप साबित करें। इसके साथ साथ देखें, पहले भी फोर्सेस थे, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान में हम अपनी ख्वाहिश पे शामिल हुए हैं। ये जो नए मुशर्रफ दौरे हुकूमत में एक्स्ट्रा फोर्सेस लाए गए, उस पे एतराज़ है वहाँ के लोगों को। अच्छा, वो कहते हैं कि जो आपके मुखालफीन है वो तो मुशर्रफ साहब के साथ हैं, ये तो आपका इंटरनल रिफ्ट चल रहा है वहाँ पे। देखें, जिनको उन्होंने लाके बसाया है वो तो आपके राइवल्स है, लेकिन वो मुशर्रफ साहब के साथ, तो हर चीज़ जो है उसको हम इस तरह नहीं कर सकते कि यानी कि अगर आपकी बात मान लें और बाकियों को माइनस कर दें या बाकियों को माइनस करके, मतलब एक कॉन्सेंसस के अंदर आप खुद नहीं आ रहे ना। हम कंसेंसस में कैसे नहीं आ रहे हैं? बुगटी एरिया में ये एक ट्राइबल एरिया है। हम पाकिस्तान के कानून आइन को मानते हुए विद इन द बाउंड्रीज हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है जी। गवर्नमेंट से इंसान की मुखालफत होती है, वो कतन ये नहीं है कि आप स्टेट एंटी स्टेट हैं, वो तो आप एक चीज़ को माने या ना माने। नहीं, इसके साथ जहाँ तक आप बात करते हैं हमारे कबीले की, हमारा कबीला 4.5 लाख लोग पे मुश्तमिल है, जिस पे जब हमारे छोटे चाचा को सलाल अकबर बुगटी को शहीद किया, क्वेटा में कत्ल किया गया, तो उसके बाद पूरे कबीले ने मुश्तरका तौर पे इन्हें निकाल दिया था, जिनको वापस रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आबाद किया। और जब हम अभी डेरा बुगटी रवानगी कर रहे थे, हमारे भाई और उनके साथ 6-7 हज़ार लोग हमारे गए हैं, तो हमने आम माफ़ी का ऐलान पूरे ट्राइब के लिए दिया है। हमने कहा आपने माजी में जो गलतियां की हमारी तरफ से आपको माफ़ हैं, और जो नवाब अकबर बुगटी की किलिंग में या हमारे चाचा के मुलविस हैं, वो कबायली रस्म और रवायात के हिसाब से मेड़ की तैयारी करें। इकराम सहगल साहब वो कह रहे हैं कि जब तक या नवाब अकबर बुगटी साहब जो है उनके पोते पोतियों को शामिल नहीं करेंगे इस सारे पॉलिटिकल प्रोसेस में, तो किस तरह अमन की बात होती है बलूचिस्तान में? कंटोनमेंट पे भी एतराज़ है ऑब्वियसली, तो आपको क्या लगता है कि शाहजहान बुगटी साहब जो है इनका ओपिनियन मैटर करता है बलूचिस्तान के मामला में अभी या नहीं? देखिए, मैं सलीम बुगटी साहब जो थे, अकबर बुगटी साहब के बेटे, वो मेरे बड़े करीबी दोस्त थे जी। और मैं 1973 में मैं वो कंपनी कमांडर था जो अकबर बुगटी साहब को लेके गया था वहाँ पर गवर्नर्स हाउस में, जब वो गवर्नर बने थे और ANP की गवर्नमेंट वहाँ से हटाई गई थी। और उसके बाद अकबर बुगटी साहब ने जब हमें एक बड़े खाने पर 44 और 45 पंजाब उस ज़माने की जो थी, हमें आके उन्होंने एड्रेस किया था और उन्होंने बोला था ये गद्दार हैं, ये मरी और मंगल, और इनको आप खात्मा करना है। उसके बाद ऑपरेशन बलूचिस्तान की अकबर बुगटी साहब ने कहा था जी, ठीक है। और दूसरी बात यह कि मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि अकबर बुगटी साहब को कत्ल किया गया। अकबर बुगटी साहब खुद अपने को मारा है। देखिए, 4 ऑफिसर भूल जाते हैं, ये केव में थे, 4 ऑफिसर गए इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए। उन 4 ऑफिसर ने क्या गलती की थी? वो उन्होंने यही गलती की ना कि इनकी बात मान के केव के अंदर गए और उनने कोई एक्सप्लोसिव छोड़ दिया, और वो केव और वो 4 ऑफिसर, अच्छे ऑफिसर SSG के और लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, वो सब शहीद हो गए इनके साथ। ना बात ये है कि जी अच्छी बात नहीं थी, कोई ये बात नहीं कि बड़ी हम खुशी होनी चाहिए कि अकबर बुगटी साहब इस तरह फौत हुए। अकबर बुगटी साहब एक लीडर थे और अपने कबीले के लीडर थे। लेकिन आप शाहजहान की बात सुने, क्या हम उनको माफ़ करते हैं?
आप कौन होते हैं जी उनको माफ़ करने के लिए? ये डेमोक्रेसी है। आपकी एरिया ट्राइबल एरिया नहीं है। ट्राइबल एरिया अगर है वो फाटा में है और वहीं पर और है। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी वन वोट। आपने कल पर बुक्ति के साथ क्या हरकत की है? मैं वहाँ मौजूद था जब ये चीज़ें हो रही थी। मैंने 1973 की ऑपरेशन, 74 की ऑपरेशन खुद अपनी आंखों से देखी है। देखें, जो वो ऑपरेशन बुक्ति उसमें शामिल नहीं थे, वो ऑपरेशन मैरी और मैंगल के खिलाफ थे। बात यह है कि जी अभी आपको देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी आ गई है बलूचिस्तान में। अगर डेमोक्रेसी नहीं आती तो ये लोग इतने तादाद में वोट नहीं करते। ये ठीक है, वहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। ठीक है। हाँ, शाहजान साहब, वो प्रॉब्लम वो आप देखें, वो हलाकत जो हुई वो उस तरह जिस तरह आप पेंट कर रहे हैं उस तरह वो नहीं हुई, बल्कि आर्मी के लोग थे वो भी शहीद हुए बीच में। और दूसरा ये कि डेमोक्रेसी ऑब्वियसली आप तो डिक्टेट नहीं करेंगे ना, वो ये कह रहे हैं इकराम साहब। बात यह है कि अगर ये बात बड़े ये कह रहे हैं कि जी ऐसे है वैसे है, क्यों ये उधर गार में साथ खड़े थे, क्या ये हिस्सा थे उस ऑपरेशन का? नहीं, वो चार आदमी जो नहीं हिस्सा थे। हमारा बुक्ति एरिया था, हमारे लोग वहाँ पे कितने शाहजहान साहब, ये मरी का इलाका था। आप थोड़ा सा आप तल्ली का एरिया था, मरी के बॉर्डर पे है। बुक्ति 2 लाख बुक्ति हमारे दरपदर हुए हैं, आपके घर से कोई दरपदर नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट डेरा बुक्ति 8 साल के लिए नोगो एरिया बना, आपका घर नोगो एरिया जो आप लोग के साथ हुआ है वो अच्छी बात नहीं हुई है शाहजहान। अलावा जो आपके साथ बात हुई है वो बात ठीक नहीं हुई। आम माफी देने वाले हम कबायली लोग हैं। हाँ जी, आप कौन होते हैं आप माफी देने वाले? आप लोग ने जो उनके साथ किया है आप कबायलियों के दरमियान आपको कतन कोई हक नहीं कि आप कबायली मामलात में बोलें। कबायली डेमोक्रेसी में आप ये नहीं कह सकते, आप डेमोक्रेसी में ये नहीं कह सकते कि आपको कोई हक नहीं है। हर आदमी शहरी को हक है कि आपकी बात करे, आपको तनकीद करे। को आप कतन डिनाई नहीं कर सकते, आप किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते। ये कबायली निजाम पाकिस्तान से पहले था। आपने जो कल बुक्तियों के साथ किया था वो कुछ अच्छी खासा दिया था जी। ये गलत बात है जो आप करते हैं। आप बलूचिस्तान के मैसेज जो आए हैं, आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। बुक्ति की हिस्ट्री कितना जानते हैं, हमारे ट्राइब्स के लोगों को कितना जानते हैं? अगर आप ये बात करते हैं कि हमने ये बात किस कैपेसिटी अच्छी तरह जानता हूं, जब हम डेरा और ये भी जानता हूं कि जो सरदार थे उनने किस तरह उठा के लोगों ने हमें बड़ा पुरजोर वेलकम किया है। अगर वो हमारे इतने खिलाफ होते तो लोग हमें वेलकम ना करते। और मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि आपके खिलाफ हैं। इसके साथ कामरान साहब, जब हम लोग अभी डेरा बुक्टी जाएंगे, आप हमारा काफिला देखेंगे, आपको अंदाजा होगा कि ट्राइबल सिस्टम को हमारे लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट होना, वहां से इलेक्शन में प्रोसेस में हिस्सा बने। जब कोई जाने नहीं देता, इलेक्ट कैसे हो जाऊं? जबरदस्ती वहां चला जाता। डेमोक्रेसी की बात ना करें ना, आप डेमोक्रेसी की बात ना करें। फिर मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जबरदस्ती सिस्टम में ये कहते हैं कि आपकी बात चलेगी और डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, ये बात करें ना। मैंने कतन ये नहीं कहा, आप कुछ और बोल रहे हैं। मैंने कतन ये नहीं कहा। इन्होंने इलेक्शन की बात की, हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट हिस्सा लिया। जब हमें जाने नहीं दिया तो हमने तब बाइकॉट इलेक्शन से किया। अब मैं जबरदस्ती या कोई लड़के तो नहीं जाना सकता था। जाहिर है हम पाकिस्तान में रहते हैं, इस आइन को फॉलो करते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से बात की, हमने वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, उन्होंने नहीं जाने दिया। हमने बोला ठीक है, हम जो हमारा आइनी बुनियादी हक है, हमने आके इस्लामाबाद में एहतजाज किया। एहतजाज करने के बाद 3 माह के बाद हमें डेरा बुक्ती जाने का इजाजत मिला, हम चले गए अपने घरों को। इसके अलावा तो कोई मतलब बात साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्योंकि ये तो बड़ी कंफ्यूजन है कि अभी तक यही तय नहीं हो पा रहा कि बलूचिस्तान जो है उसको इलेक्टेड तरीके से चलाया जाएगा, डेमोक्रेटिक फोर्सेस वहां काम करेंगी, ट्राइबल निजाम होगा, फौज का क्या रोल होगा, नोगो एरियाज की क्या लेजिटिमेट पोजीशन है, सुप्रीम कोर्ट धाड़े मार रही है कि मिसिंग पर्सन को बरामद करें। मतलब ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जी। कमरान, फौज का वहां कोई रोल नहीं है, फौज का वहां कोई रोल नहीं है, और अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था। ठीक है सर, आप ये बिल्कुल गलत बात है। फौजी कोई ऑपरेशन 4-5 साल से कोई ऑपरेशन बलूचिस्तान में नहीं हुआ है। फौज की कोई, वो एफसी के ऑपरेशन जरूर हुई है, लेकिन फौज की कोई ऑपरेशन नहीं। मैं एफसी कह देता हूं जी, एफसी से आप कर लें ट्रांसफर उसको। एफसी बोले जी 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 मजहर अब्बास साहब। देखिए जी कामरान, ये जो ज़ाहिर है बहस थोड़ी दूसरी तरफ चली गई थी, लेकिन बुनियादी तौर पे बलूचिस्तान में ऐसा भी नहीं है कि फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं है। मैं इकराम सहगल साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। मसला ये है कि जब कराची में रेंजर्स है, अगर आप कहें कि फ़ौज का अमल दखल नहीं है तो ये अजीब सी बात होगी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को एक सिटिंग मेजर जनरल लीड हेड कर रहा है वो फ़ौज का हिस्सा कैसे नहीं होगी।
या एफसी को अगर जो है वो मेजर जनरल लीड कर रहा है तो वो कैसे नहीं होगी? डायरेक्टली आप नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि फ़ौज के वो डिसिप्लिन में ही नहीं होगी। देखिए, बलूचिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान में कोई एक सिस्टम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी एक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी एक नहीं है। कोयटा पुलिस का अमल दखल कोयटा के बाहर ख़त्म हो जाता है, लेवी सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था, दोबारा ले आया गया इसमें। यानी जब तक आप एक सिस्टम नहीं बनाएंगे उस वक्त तक बलूचिस्तान का मसला हल नहीं हो सकेगा, इसलिए कि कोई जवाबदेह नहीं है किसी को। जो पुलिस है वो कहती है कि जी कोयटा से बाहर हम जवाबदेह ही नहीं है आपको, कोयटा से बाहर हम किसको जवाब दें? लेवीज जो हैं वो आपको जवाबदेह नहीं है। अभी शाहजैन जो है वो बात कर रहे थे, मसला ये है कि जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इलेक्शंस की बात करते हैं, उसमें आपके साथ ज्यादती होती है, वो अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर कोई आ मुझे जाती एक ब्रेक पे जाना है, उसके पास टोटल अथॉरिटी होने। मजहर साहब एक सिर्फ कामरान बात है प्लीज, कि देखिए मिसिंग पर्सन्स का मसला अगर हल नहीं हुआ, आप गवादर पोर्ट की बात कर रहे हैं, आप हांगकांग बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ बुनियादी मसले आप हल नहीं कर पा रहे और आप गवादर को फ्री पोर्ट बना रहे हैं। आप बलूचिस्तान की कैबिनेट तो बना नहीं पाए, तो आप गवादर पोर्ट, फ्री पोर्ट और हांगकांग कैसे बनाएंगे? ये मदर साहब का पॉइंट बड़ा वेल टेकन। अगर व्यूज प्रोग्राम में लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। व्यूज प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम। बात करेंगे बलूचिस्तान के इशू में। हारून रशीद साहब, एक बात बताइए कि ये परसेप्शन है, जैसे मजहर अब्बास साहब फरमा रहे थे कि चाहे ग्वादर को आप दुबई से बड़ा फ्री पोर्ट बना लें या आप बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत जितनी भी अच्छी ले आए, जब तक कि मिसिंग पर्सन का मसला हल नहीं होगा, ये मसला हल नहीं होगा। मिसिंग पर्सन की जब भी बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो मिलिट्री की तरफ देखती है, आर्मी की तरफ देखती है, और हम लोग भी ये डिस्कशन करते हैं कि मिसिंग पर्सन जो है वो इंटेलिजेंस इदारे जो है वही प्रोड्यूस करेंगे शायद अदालत के सामने। तो सर, इसका हल किस तरह निकलेगा? हारून साहब, मसला तो बड़ा गंभीर है वहां पे। ये बहुत गंभीर है। इसका हल उसी तरह निकलेगा जिस तरह बाकी चीज़ों का निकलता है। बात होनी चाहिए हुकूमत के और फौज के दरमियान। देखिए, सिर्फ फौज लापता अफराद का मसला नहीं, फौज पे हमले होते हैं, फौज के लोग मारे जाते हैं। 1200 सराइकी उर्दू बोलने वाले, पंजाब के रहने वाले कत्ल किए जा चुके हैं। 1200 आदमी, ये कोई मजाक नहीं है 1200 आदमियों का कत्ल हो जाना। धमाके होते हैं, लोग अगवा करके अफगानिस्तान में ले जाए जाते हैं, उन्हें सपोर्ट हासिल है इंडिया की। नाम नहीं लेता, मेरी समझ में नहीं आता मीडिया क्यों नाम नहीं लेता। पैसे मालूम है उनमें से किस किस को दिए जाते हैं, ट्रेंड आदमी वहाँ मौजूद हैं। मसले का एक रुख नहीं है, दो रुख हैं। तो ये इस पे एक पॉलिसी बने। अभी तो कैबिनेट नहीं बना सके, वो चीफ मिनिस्टर कहते हैं बन गई है, मुश्किल से बन गई जो कि बहुत रिस्पेक्टेड हैं। कितना अरसा लगा, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, कितना अरसा लगा कैबिनेट बनने में। इस पे कोई देखिए, अफगानिस्तान पे भी है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मैं बिल्कुल आपको वाज़े बता रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि ख़त्म हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब की अप्रोच ये थी कि करजई साहब को मदऊ करें, उनसे बात करें। वो एक सिटिंग डक है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, वो जाने वाला है अप्रैल में। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो मिसिंग पर्सन का मामला है, इसमें तो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, ये चीफ जस्टिस की बात नहीं सुनते। कुछ चीफ जस्टिस ने पता नहीं कितने अरसे कहा लिस्टें लेके आओ, बंदे। ये अदालतों के करने का काम नहीं है, ये अदालतों के करने का काम नहीं है। फौज पे हमले हो रहे हैं, अपना रेंजर्स पे हमले हो रहे हैं, एफसी के लोगों पे हमले हो रहे हैं, पुलिस पे हमले हो रहे हैं, नहीं हो रहे। वहाँ फिरका जो पॉपुलेशन है कोयटा में, पर्शियन स्पीकिंग हज़ारा जिन्हें कहा जाता है, उन पे हमले नहीं हो रहे। 100 टन ज़रा तसव्वुर तो करें, बारूद पकड़ा गया है परसों बलोच कोयटा में, कोई हद है। तो आप इस सूरत हाल में क्या तसव्वुर करते हैं कि पुलिस भी काम ना करे? इसको बी एरिया जो है वो करार दे दिया उन्होंने। मुशर्रफ के ज़माने में इसको ए एरिया करार दिया गया था। अब तो सिर्फ 5% पुलिस के पास है, बाकी लेवीज के पास है, वो कोई काम नहीं कर रही हैं। तो कोई ना कोई इसका हल निकालना होगा, लेकिन हल इसका डेफिनेटली निकलेगा बिल्कुल इस तरह जिस तरह इसमें कंसेंसस हुआ है कि मुज़ाकरात किए जाएं, अगर वो कामयाब हो जाएं तो बहुत अच्छा, वरना कार्रवाई की जाए। इसी तरह बलूचिस्तान का भी हल निकलेगा। बलूचिस्तान में भी एक पेज पे आएंगे, दोनों में गुफ्तगू हो रही है, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। ठीक है जी। अच्छा शाहजैन साहब, ये जो यानी कि ये जो परसेप्शन है ना, मतलब इसको भी तो एड्रेस करें ना कि फौज पे हमला होता है, सरकारी एहलकारों में हमला होता है, एफसी पे हमला होता है, इसकी मजम्मत करते हैं आज? अभी तो बलूचिस्तान में सब कुछ होता है, पंजाबियों पे हमला होता है। देखें, बात यह है कि हमने हर फोरम पे मजम्मत की है जब कुछ गलत हो। पंजाबियों को मारना कोई बहादुरी दिलेरी का काम नहीं है वहाँ पे। और फौज पे जो अटैक्स हो रहे हैं, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है।
FC पे या मतलब जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं। मगर एक साथ आप ये भी तो देखें ना, बलूचिस्तान में हालात बिगड़ने की वजह रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ का अटैक नवाब अकबर बुख्ती पे, और ये जो साहब यहाँ बड़े दावे कर रहे हैं कि नवाब अकबर बुख्ती ने अपने साथ खुद ऐसा किया, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं। नवाब अकबर बुख्ती वो दिलेर आदमी थे कि जो इस तरह की चीज़ नहीं करेगा। ना नवाब अकबर बुख्ती ने ऐसी चीज़ पहले की, और विद इन द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान हमेशा बात की है अपने आखिरी दिनों तक। और इसके अलावा अगर कोई भी आदमी, हम ये नहीं कहते कि छोड़ दें आप उनको, अगर कोई आदमी एंटी स्टेट है या कोई आदमी किसी एक्टिविटी में मुलविस है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी, लेकिन मैं एक नहीं, अगर कोई भी आदमी मुलविस हो, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास लेवीज है, हमारे पास एक सवाल का जवाब हैं, आप उनको वहां भेजें। देखिए, नवाब अकबर बुख्ती साहब ने जिस तरह उन्होंने मतलब वो पहाड़ों में चले गए, उन्होंने गन उठा ली, तो इसको आप ये नहीं समझेंगे कि स्टेट को चैलेंज किया उन्होंने? अरे वो अपने घर में बैठे थे। नवाब अकबर बुख्ती ने कभी आप बोले आज़ादी का नारा मारा? कभी बोला है हमें अलग मुल्क चाहिए? कभी बोला है कि जी हम पाकिस्तान को नहीं मानते हैं, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते हैं? उन्होंने हल्फ लिया है पाकिस्तान के आइन से। सही है। तो एक आदमी साहब, हमें तो इनके जख्मों में मरहम रखना चाहिए, लेकिन लगता है ऐसे कि पाकिस्तान में ओवरऑल अभी भी इस पे कंफ्यूजन है नवाब अकबर बुख्ती साहब को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर, जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं और वो शाहजैन साहब कह रहे हैं कि इससे मसाइल हल नहीं होंगे अगर आप अकबर बुख्ती साहब को शहादत तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि उसको सिर्फ कत्ल कहते रहेंगे। जी इकराम साहब। देखिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें एटलीस्ट जो उस ज़माने में इंक्वायरी हुई थी रिगार्डिंग द मर्डर, असैसिनेशन, डेथ, सुसाइड, वट एवर इट वॉज, नवाब अकबर बुख्ती के, वो फ़ौज को चाहिए कि वो इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट में ला के ज़रूर पेश करे, बिकॉज ये ऐसा एक मसला है जो ज़रूर ये होना चाहिए। 4 बहुत अच्छे ऑफिसर शहीद हुए थे उस गार में, उनके साथ वो किस तरह शहीद हुए थे, क्यों शहीद हुए थे, उनके बारे में नहीं पूछते, उनके बच्चे नहीं थे, हजारों बुख्ती दरपदर हुए, उनके बच्चे नहीं थे। नवाब अकबर बुख्ती के बाद पूरे बलूचिस्तान में आग लग गई, वो क्या सही था? देखिए शाहजहां, आप इससे नहीं बात करें ना, मैं एक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ जो उनके नहीं। आप मेरी बात, आपके पास थोड़ी वो होनी चाहिए, सब्र होनी चाहिए कि मेरी भी बात सुन लें। आप अगर देखिए सुने, अगर आपने इतनी भी सब्र नहीं है कि मेरी बात सुन लें, तो आप किस तरह आप ये कर सकते हैं? देखिए, यही तो आपकी प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी को नहीं बर्दाश्त। प्रॉब्लम हमारी नहीं है, प्रॉब्लम आप जैसे मेहरबान लोगों की है जो गलत बयानी से काम लेते हैं, और आपकी जैसे लोगों की वजह से ये कुछ होता है। राइट, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारी नहीं है, प्रॉब्लम आप लोगों की है, आप जैसे लोगों की प्रॉब्लम है। आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान के लोग बड़े ग्रेट नंबर्स पर आके उनने वोटिंग की है और अपने बड़े ग्रेट नंबर पर वोटिंग की है। डिस्ट्रिक्ट डेरा मुफ्ती में 36,000 वोट लेने वाला आदमी एमपीए बनता था, आज 2400 वोट से एमपीए बनता है। वो इलेक्शन ही नहीं हुआ। आप वोट की लिस्ट देख लेना, जब से पाकिस्तान बना है आज तक इतने कम वोट कभी नहीं डेरा मुफ्ती में कास्ट हुए हैं। राइट, डेरा मुफ्ती में जब आप कह रहे हैं राइट का मतलब ये कि आप मैं राइट क्या, ये ऑन रिकॉर्ड है आईडीपी। मुझे नहीं पता दोनों में से राइट कौन है, मैं ही तो कह रहा हूँ। आप ये नहीं जानते कामरान साहब कि बुख्ती आईडीपी खुद गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए। जब आईडीपी थे तो वहाँ वोट कैसे हुए? लोग तो अभी गए इलेक्शन के बाद थे। जी शाहजहां साहब, कल्पर का बताएं ना, कल्पर बुख्ती कौन थे? थोड़ा हमें भी पता चले, पूरी दुनिया को पता चले। मैंने बताया बुख्ती कौन थे? वडेरा खान मोहम्मद नहीं की क़यादत में मैं आ रहा हूँ मदर साहब, अभी आ रहा हूँ। सब क्लैन था, उन्होंने हमारे चाचा को। ठीक है मदर साहब, आपका टेक, बस प्रोग्राम के एंड में पहुंच गया हूं मैं जी, फिर आपके पास भी आता हूं मैं। जी मदर साहब। देखिए कामरान, शाहजहान बता रहे थे कुछ कल्पर बुख्ती के बारे में, ये बड़ी अच्छी, मैं भी हिस्ट्री सुनना चाहता हूं। सर उसके लिए एक और प्रोग्राम रखेंगे आप? नहीं, जो जरूर रखेंगे इस पे। जी मदर साहब। जो इकराम सहगल साहब और शाहजहान साहब कह रहे हैं, उसका बेहतरीन हल ये है, मेरा इकराम सहगल साहब से, जो इकराम सहगल साहब बात कर रहे हैं, क्या उसका कहने का मतलब ये है कि परवेज मुशर्रफ वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द किलिंग ऑफ अकबर बुख्ती? उर्दू में गए, उर्दू में गए। मैं नहीं कह रहा मैंने ये नहीं कहा, मैंने मजर ये कहा है कि वो जो एक्चुअल डेथ थी बुख्ती की, उसकी नवाब अकबर बुख्ती की, उसकी पूरी जो थी वो उसके सामने आनी चाहिए।
It is very important for the Bukti clan also. It is very important for Balochistan also. It is important for अगर वो आ जाए तो आप Pakistan एक्सेप्ट army, कर it is लेंगे कि इस important तरह for हालात Pakistan. एक काम करें, इस पे एक कंसेंसस ले लें पूरे मुल्क भर में। जो इकराम सहगल साहब ने किया वो दुरुस्त है या जो सबके सामने पिक्चर है वो दुरुस्त है, उसको हम तस्लीम करेंगे। देखिए ये बात बड़ी सिंपल बात है, रेफरेंडम तो नहीं हो सकता। जरूर हुई अरे भाई, आपके मुल्क के वजीर आजम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि नवाब अकबर बुख्ती की असैसिनेशन हुई, शहादत हुई। इमरान साहब ये बात तो है, आप नवाज शरीफ कैसे साहब तो यही बात कहते करते हैं। हैं? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो आगे बात पुट कर रहा हूं उनके। जी नवाज शरीफ साहब भी एक्सेप्ट करते हैं और अकबर बुख्ती साहब को शहीद समझते हैं। देखिए वो उनकी अपनी वो है। मैं देखिए एक बात वाजे कर दें कि नवाब अकबर बुख्ती की जो शहादत हो, मर्डर हो, असैसिनेशन हो, वो अच्छी बात नहीं थी, मैं ये नहीं कहता। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमने किस तरह इंटरप्रेट करना है ये बड़ा बड़ी बात। जी मदद साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं आखिरी मिनटों में उसमें? देखिए शाहज़ैन, वो जाहिर है ये प्रोग्राम हम नवाब अकबर बुख्ती की उस पर नहीं कर रहे, बेसिकली पूरे बलूचिस्तान पे कर रहे हैं हम। बलूचिस्तान के मसले का अगर आपको हल निकालना है तो आपको स्पीडी जस्टिस सिस्टम लाना होगा, आपको कोई एक सिस्टम लाना होगा। बलूचिस्तान में इस वक्त मल्टीपल सिस्टम चल रहा है और इसी वजह से कंफ्यूजन है। ठीक है मदर साहब, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो जिस तरीके देखें, बलूचिस्तान में हम कतन ये नहीं चाहते कि हालात इसी तरह रहे। हम बलूचिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर पाकिस्तान के आइन को मानते हुए। हम ये चाहते हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो बलूचिस्तान और वफाक के दरमियान रिलेशन बेहतर करने के लिए एतमाद साजी, जो 66 साल में एतमाद बहाल नहीं कर सकी, बलूचिस्तान को एज कॉलोनी ट्रीट किया, मेहरबानी करें कि बलूचिस्तान के लोगों पे ये आपका पैगाम पहुंच गया। जो आज का ये प्रोग्राम था, हमें अपनी फीडबैक साझा करते रहिएगा। मुझे नेक्स्ट टाइम तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।